स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, बात है मिड 20th सेंचुरी की। इंडिया में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जोर शोर से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स मेनलैंड इंडिया को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक टाइनी आइलैंड कंट्री इंडिया के एक अहम हिस्से पर कब्जा कर बैठी थी, और वो ईस्ट एशियन कंट्री और कोई नहीं बल्कि जापान थी। जी हां दोस्तों, आज इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ बेहद वार्म रिलेशंस शेयर करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जापान इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रूल किया करता था। ये भारत का एकमात्र ऐसा हिस्सा था जिसको किसी नॉन यूरोपियन पावर के द्वारा रूल किया गया था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जापानीज ऑक्यूपेशन वर्ल्ड वॉर II और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे इग्नोर्ड चैप्टर रहा है। बावजूद इसके कि ये रूल दुनिया के सबसे एक्सप्लॉयटेटिव रूल में से एक था। हालत ऐसी थी कि जब वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने पर ब्रिटिश फोर्सेस अंडमान एंड निकोबार पहुंची, तो यहां के लोग ब्रिटिशर्स का स्वागत कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि जापानीज फोर्सेस ने तो अंडमान एंड निकोबार को ब्रिटिशर्स से आजाद कराया था, तो आखिर यहां के लोग ब्रिटिशर्स का स्वागत क्यों कर रहे थे? आखिर जापान का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने सच में इंडिया को ब्रिटिश से आजाद कराया, या फिर कहानी कुछ और ही थी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। आइए सबसे पहले इन आइलैंड्स की बेसिक जियोग्राफी को समझते हैं। दोस्तों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के साउथ में 8,249 किलोमीटर्स में फैली 836 आइलैंड्स की एक लंबी चेन है। ये दो बड़े आर्किपेलागोस से मिलकर बना है। इसमें पहला है अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और दूसरा निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इन सभी आइलैंड्स में से केवल 38 आइलैंड्स के ऊपर 4.3 लाख लोगों की पॉपुलेशन रहती है। इन सभी को कलेक्टिवली इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू रूल करती है। ये आइलैंड्स इंडिया की 30% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करने वाली इस आइलैंड चेन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट म्यांमार से 22 नॉटिकल माइल्स पर है, जबकि इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर मौजूद है। ये कोलकाता से 1250 किलोमीटर्स, चेन्नई से 1200 किलोमीटर्स और बर्मा के नरगिस से 190 किलोमीटर्स की दूरी पर ले करता है। दोस्तों, अगर आप मैप पर गौर करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स चेन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस पर लाई करती है, यानी ये दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट और स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स के एकदम नजदीक मौजूद है। ये आइलैंड चेन नॉर्थ में प्रिपेरिस चैनल, अंडमान एंड निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और साउथ में 6 डिग्री चैनल जैसे चोक पॉइंट्स को भी डोमिनेट करती है, जहां से हर दिन 60,000 से भी ज्यादा कमर्शियल वेसल्स पास होती हैं। दोस्तों, इसकी बेसिक जियोग्राफी को समझने के बाद आइए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जापान्स एक्सपेंशनिस्ट एंडेवर्स। बात है 1940s की। वर्ल्ड वॉर II की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसे में इंपीरियल जापान का एक्सपेंशन अपने पीक पर चल रहा था। उस समय जापान के पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी हुआ करती थी। ये इतनी ताकतवर थी कि इस छोटे से देश के आगे बड़ी बड़ी वेस्टर्न पावर्स भी टिक नहीं पा रही थी। जापान का ये एक्सपेंशन 1931 में मंचूरिया के इन्वेजन के साथ शुरू हुआ था। 1937 में जापानीज आर्मी ने चाइना के ऊपर एक ऑल आउट वॉर लॉन्च किया। जहां एक और यूरोप में नाजी जर्मनी और इटली के डिक्टेटर्स अपना टेरर बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर एशिया में जापान का एक्सपेंशन थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। यूएस अभी तक वर्ल्ड वॉर II में एंटर नहीं हुआ था, लेकिन वो इस सब पर गौर कर रहा था। किंतु जापान अपने रॉ मटेरियल्स जैसे कि ऑयल, कॉपर, आयरन और स्टील के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यूएस पर ही निर्भर था। इसलिए यूएस निश्चिंत था कि जापान उन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन 1940 में जापान में एक मिलिट्री गवर्नमेंट पावर में आई। जापान की सेना में राष्ट्रवाद और विस्तारवाद अपने उफान पर पहुंच गया। उन्होंने ये तय किया कि वो खुद को वेस्ट की डिपेंडेंसी से आजाद कराकर ही रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अपना खुद का एम्पायर बनाने का फैसला किया। लेकिन इसके लिए उनको यहाँ की मिनरल रिच टेरिटरीज से ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और अमेरिकन इंपीरियल फोर्सेस का सफाया करना था। इस प्लान को नाम दिया गया ग्रेटर ईस्ट एशिया कंपनी प्रॉस्पेरिटी स्फीयर। यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस को काउंटर करने के लिए
जापान ने जर्मनी और इटली के साथ सितंबर 1940 में एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। नॉर्थ से अपनी थ्रेट को हटाने के लिए 1941 में जापान ने रशिया के साथ एक 5 ईयर नॉन एग्रेशन पैक्ट भी साइन किया। अब इन्होंने साउथ में फ्रेंच इंडो चाइना की ओर अपना रुख किया। जुलाई 1941 तक जापान ने फ्रेंच के खिलाफ वॉर लड़ा और पूरे फ्रेंच इंडो चाइना पर अपना कंट्रोल कर लिया। इसके रिस्पांस में यूएस ने जापान के रॉ मटेरियल्स के 90% एक्सपोर्ट्स फ्रीज कर दिए। यानी जापान के खिलाफ एक मिलिट्री एक्शन के बजाय यूएस ने उसको इकोनॉमिकली पनिश किया। उनको लगा था कि जापान इससे डरकर अपना एक्सपेंशन बंद कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद से जापान ने अमेरिका की ओर एक कंसीलिएटरी अप्रोच अपनाना शुरू किया। उधर चाइना में भी जापानीज आर्मी का टेरर अपने उफान पर था। चिंग काई शेक की गवर्नमेंट को यूएस के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। अमेरिका जापान को चाइना से पूरी तरह खदेड़ना चाहता था। जापानीज इंडो चाइना और चाइना के कुछ हिस्सों से विड्रॉ करने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उनकी डिमांड थी कि इसके बदले यूएस उनके ऊपर से ट्रेड एम्बार्गो और सैंक्शंस को लिफ्ट कर दे और ऑयल, कोल और रबर जैसे रिसोर्सेज में रिच ईस्ट इंडीज में डच को रिप्लेस करने में जापान की मदद करे। लेकिन यूएस को यह जरा भी मंजूर नहीं था और उनकी डिमांड यही थी कि जापान चाइना से पूरी तरह विड्रॉ करे और जर्मनी और इटली के साथ अपने अलायंस को खत्म करे। ऐसे में जापान के पास एक ही ऑप्शन बचा और वो था वॉर। इसी के चलते 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। इसके कुछ ही घंटों बाद जापान ने फिलीपींस को भी कैप्चर कर लिया, जो उस समय यूएस के कंट्रोल में था। बस फिर क्या था, इस अटैक के कुछ ही घंटों बाद यूएस वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता है। उधर जर्मनी और इटली भी अमेरिका के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और इधर जापान एलाइड फोर्सेस की अलग अलग कॉलोनीज पर अटैक शुरू कर देता है। इसी के साथ उसका वेस्टवर्ड एक्सपेंशन भी शुरू हो जाता है। यहीं पर जापान और इंडियन नेशनल आर्मी का मिलन होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। बोस जापानीज अलायंस। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से ही नेताजी बोस ये तय कर चुके थे कि ब्रिटेन को इंडिया से बाहर निकालने का केवल एक ही रास्ता है और वो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के एनिमीज को सपोर्ट कर उनकी हार को सुनिश्चित करना। हिस्टोरियन टी.आर. सरीन कहते हैं कि नेताजी कभी भी नाजिज्म या फैशिज्म की आइडियोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो ये मानते थे कि यूरोपियन इंपीरियलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए फैशिस्ट रेजिम्स को सपोर्ट करना ही एकमात्र रास्ता है। जैसा कि हमने अभी देखा, 1940s तक जापान साउथ ईस्ट एशिया में सिग्निफिकेंट टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर चुका था। इसीलिए नेताजी ने ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए जापान की हेल्प लेना सही समझा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान के इंडिया में अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स थे। वो आईएनए के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में थाई मलय बॉर्डर पर मौजूद ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स की जानकारी निकालना चाहते थे। इसी के चलते दोनों के बीच एक समझौता हुआ। उधर जापान का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन जारी ही था। पहले सिंगापुर और फिर बर्मा को कैप्चर कर जापान इंडियन शोर्स के काफी नजदीक पहुंच जाता है। मार्च 10, 1942 को वो रंगून पर अटैक कर बर्मा को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है। रंगून के फॉल के साथ ब्रिटिशर्स को ये बात क्लियर हो जाती है कि अब पोर्ट ब्लेयर को डिफेंड करना इम्पॉसिबल है। उस समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको अपने इंडियन और अफ्रीकन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए एक पीनल कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करती थी। इन प्रिजनर्स को पोर्ट ब्लेयर पर मौजूद सेल्यूलर जेल में रखा जाता था, जिसको आम शब्दों में हम काला पानी के नाम से भी जानते हैं। इस आइलैंड पर जापानीज मिलिट्री का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ब्लेयर में था। इसी के साथ मार्च 23, 1942 को जापान ने पोर्ट ब्लेयर पर अटैक किया और लगभग 3 से 4 घंटों में इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आईएनए और जापान की अलायंस की वजह से जापान को इन आइलैंड्स के टेकओवर में कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। कई ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रिजनर्स बनाकर सिंगापुर भेज दिया गया। यहां पर मौजूद प्रिजनर्स ने आईएनए को ज्वाइन कर लिया। जैसे ही ये आइलैंड्स ब्रिटिश से आजाद हुए, नेताजी बोस ने जापानीज को कन्विंस करके इस आइलैंड का कंट्रोल आजाद हिंद की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सौंप दिया। हालांकि 1943 के बाद यहां आजाद हिंद की सरकार बन चुकी थी, लेकिन यहां पर पूरा कंट्रोल अब भी जापानीज आर्मी का ही था। इसके 3 सालों तक इन आइलैंड्स पर जो कुछ भी हुआ वो इंडियन हिस्ट्री के डार्केस्ट चैप्टर्स में से एक है। दोस्तों, इस दौरान यहां जो भी हुआ उनको एक सीरीज में एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने यहां से जाते वक्त अपनी एट्रोसिटीज के हर सबूत को मिटा दिया था। इन इवेंट्स के हमारे पास केवल 2 प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। इसमें पहली एक लोकल रेजिडेंट रामाकृष्णा की एक अनपब्लिश्ड रिपोर्ट है, जिसका टाइटल है अंडमान आइलैंड्स अंडर जापानीज ऑक्यूपेशन 1942,
और दूसरा अनपब्लिश्ड अकाउंट ब्रिटिश ऑफिसर डी मकार्थी के द्वारा दिया गया, जिनको 1944 में यहां पर एक सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया था। इस अकाउंट का नाम था द एंडमन इंटरल्यूड। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स हिस्टोरियंस द्वारा लिए गए लोकल इंटरव्यूज से भी मिलते हैं। ये पब्लिकेशंस बताती हैं कि जापान ने यहां पर लोकल पॉपुलेशन के अगेंस्ट बहुत से क्राइम्स कमिट किए। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। बार्बेरिटी अनलीश्ड बाय जापानीज। दोस्तों, जब से जापानीज ने इन आइलैंड्स पर कदम रखा, यहां के लोगों का सबसे बुरा दौर शुरू हो गया। जो भी जापानीज फोर्सेस के हाथ लगता, उसी को इनके ब्रूटल ट्रीटमेंट का शिकार होना पड़ता था। ऑक्यूपेशन के अर्ली डेज में लोकल इंटेलेक्चुअल्स राश बिहारी बोस के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को ज्वाइन कर रहे थे। इन्हीं के मेंबर्स ने जापानीज फोर्सेस से लोकल्स को बचाने के लिए एक पीस कमेटी फॉर्म की। इसको हिमाचल के एक पोएट डॉक्टर दीवान सिंह हेड कर रहे थे। उनको ब्रिटिशर्स ने आजादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से रंगून भेज दिया था। इन्होंने जब लोकल पॉपुलेशन को जापानीज आर्मी के रॉथ से बचाने की कोशिश की, तो जापानीज ने उन पर जासूसी के इल्जाम लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया। जेल में उन पर हर पॉसिबल तरह से टॉर्चर किया गया। 82 दिन के इनह्यूमेन ट्रीटमेंट के बाद सिवियर इंजरीज के कारण जनवरी 1944 में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर A.G. बर्ड के साथ भी जापानीज फोर्सेस ने ऐसा ही ट्रीटमेंट किया। उन पर स्पाइंग का आरोप लगाया गया, लेकिन उनको बाकी बंदियों की तरह रंगून या सिंगापुर नहीं भेजा गया। जापानीज इनको एक एग्जाम्पल बनाकर लोगों के मन में दहशत पैदा करना चाहते थे। इसीलिए कर्नल बूचो ने सरेआम अपनी तलवार से इनको बिहेड करके इनका सर एक पेड़ पर लटका दिया। इसको देखते हुए दीवान सिंह ने उनके सर को उतारकर क्रिश्चियन रिचुअल्स के मुताबिक उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए, और इसी कारण दीवान सिंह भी जापानीज फोर्सेस की नजरों में चढ़ गए। खैर, जापान की सैवेजरी के सबसे पहले विक्टिम्स में से एक जुल्फिकार अली भी थे। असल में जिस दिन उन्होंने यहां कब्जा किया था, उस दिन शाम को उन्होंने यहां लूटपाट करनी शुरू कर दी। इस सब को देखकर जुल्फिकार नाम का एक यंग लोकल अपने घर से अपनी एयरगन लाया और उसने जापानीज फोर्सेस को रोकने के लिए हवा में फायरिंग की। अगले दिन जापानीज फोर्सेस ने पूरे गांव में लोगों को मारना और टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उनकी उम्मीद थी कि गांव में लोग जुल्फिकार को उनके सामने पेश करेंगे। पकड़े जाने पर जुल्फिकार को पूरे गांव के सामने बेरहमी से तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस तरह के इनह्यूमेन टॉर्चर्स वहां आए दिन देखने को मिलने लगे। वो लोकल लोगों से जबरन मजदूरी कराते थे, और जो भी इससे इनकार करता था उसको भी इन्हीं की तरह टॉर्चर किया जाता था। वुमेन को जापानीज आर्मी के द्वारा सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। और तो और यहां पर जापानीज आर्मी के लिए कोरियन और मलेय वुमेन को कंफर्ट वुमेन बनाकर ट्रेड भी किया जाता था। अक्टूबर 1942 में उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स और लोकल्स को अरेस्ट करने के लिए एक स्पाइज अरेस्ट प्रोग्राम चलाया। इसके तहत उन्होंने 300 लोगों को सेल्यूलर जेल में अरेस्ट किया। उन पर भी सबसे इनह्यूमेन टॉर्चर किया गया। 30 जनवरी 1944 को जापानीज आर्मी ने उनके खिलाफ बोलने वाले 44 इंडियन सिविलियंस को ब्रिटेन के एलाइज या जासूस बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। इनमें से बहुत से लोग इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मेंबर्स थे। इस इंसिडेंट को हम्फ्रीगंज मैसेकर के नाम से जाना गया। ये इंडियंस के ऊपर जापानीज रूल के अंडर किया गया सबसे हॉरिफिक इंसिडेंट था। इससे यहां पर लोगों के मन में दहशत फैल गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने भी इन एट्रोसिटीज को देखते हुए अपने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स बंद कर दिए। 1943 में यहां पर जापानीज आर्मी के नए कमांडर के रूप में कर्नल जोची रेनुसाकाई और चीफ ऑफ पुलिस मित्सुबाशी को भेजा गया। ये दोनों वही ऑफिसर्स थे जिन्होंने नानकिंग मैसेकर को अंजाम दिया था। इन्होंने आते ही यहां पर टेरर की दूसरी वेव अनलीश की। इनके द्वारा लगभग 600 लोगों को अरेस्ट और टॉर्चर किया गया। तो आप देख सकते हैं कि जापानीज फोर्सेस इन लोगों को मास लेवल पर टॉर्चर कर रही थी। ऐसे में इंडियन नेशनल आर्मी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या आईएनए के लीडर सुभाष चंद्र बोस ने जापानीज के इस टॉर्चर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इन इवेंट्स पर कोई भी पुख्ता सबूत न होने के कारण इस पर हिस्टोरियंस के ओपिनियंस बटे हुए हैं। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि नेताजी बोस ने इन मिजरीज पर ध्यान नहीं दिया, जबकि कुछ का मानना है कि जापानीज फोर्सेस ने उनके कानों तक इस सब की हवा भी नहीं लगने दी। कहा जाता है कि जब भी वो यहां आते थे तो जापानीज अथॉरिटीज उनको लोकल पॉपुलेशन से हमेशा दूर ही रखती थी। लोकल्स के द्वारा उन तक पहुंचने के बहुत से अटेम्प्ट्स भी किए गए, लेकिन वो सब नाकाम रहे। अब असल बात जो भी हो, लेकिन इसके बाद
लोकल पॉपुलेशन के मन में उनके लीडर नेताजी को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसा कि हमने अभी देखा, दिसंबर 29, 1943 को इन आइलैंड्स का पॉलिटिकल कंट्रोल नेताजी बोस की आजाद हिंद गवर्नमेंट के पास चला गया। दिसंबर 30, 1943 को नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर में INA का फ्लैग भी होइस्ट किया। उन्होंने इन आइलैंड्स का नाम बदलकर शहीद और स्वराज रख दिया। नेताजी तो यहां से चले गए, लेकिन उन्होंने जनरल AD लोगानाथन को इन आइलैंड्स के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया। इस वॉर के खत्म होने के बाद जब वॉर क्राइम्स को लेकर लोगानाथन को इंटेरोगेट किया गया तो उन्होंने बताया कि उनको केवल आइलैंड के एजुकेशन डिपार्टमेंट का कंट्रोल दिया गया था, जबकि पुलिस फोर्स का पूरा कंट्रोल जापान के हाथों में ही था और इसीलिए वो जापानीज एट्रोसिटीज को रोकने के लिए एकदम पावरलेस थे। खैर, जापान के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से आइलैंड की इकोनॉमी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 1945 तक आते आते हालत ये हो गई थी कि यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ऐसे में जापानीज आर्मी की क्रूअल्टीज और भी ज्यादा बढ़ती गईं। उदाहरण के लिए, एक बार साउथ अंडमान के एबरदीन एरिया से लगभग 500 लोगों को फूड ग्रो करने के नाम पर एक अनइनहैबिटेड आइलैंड पर डिपोर्ट किया गया। लेकिन इंसिडेंट के एक सर्वाइवर सौदागर अली ये बताते हैं कि इन लोगों को बोट से बीच समंदर में आइस कोल्ड वाटर में उतार दिया गया था। इसमें से आधे लोग डूब गए थे या उनका सी एनिमल्स के द्वारा शिकार कर लिया गया था। इनमें से कुल 100 लोग शोर्स तक पहुंचे थे। इनमें से कुछ लोग भूख के कारण मर गए और कुछ को बर्मीज पायरेट्स ने मार दिया। जब इस वॉर के खत्म होने के बाद वहां एक रेस्क्यू मिशन भेजा गया तो यहां कुल 12 लोग जिंदा पाए गए। इस पूरे ऑक्यूपेशन के दौरान जापानीज आर्मी ने इन आइलैंड्स पर 2000 लोगों की जान ली और लगभग 501 लोगों को उनकी डेथ तक टॉर्चर किया गया। आपको बता दें कि यह पोर्ट ब्लेयर के प्री वॉर पॉपुलेशन का 10% हिस्सा था। अंडमान के कंपैरिजन में स्पार्सली पॉपुलेटेड निकोबार आइलैंड्स पर डेथ्स की संख्या कम रिकॉर्ड की गई। हालांकि 1943 में उन्होंने कार निकोबार पर निकोबारीज पॉपुलेशन से मजदूरी कराने के लिए वहां कुछ समय के लिए अपना टेरर अनलीश किया, लेकिन वहां उनका कोई परमानेंट गैरिसन नहीं रहा। इस पूरे एपिसोड ने यहां की लोकल पॉपुलेशन के मन में जापान के खिलाफ बहुत गहरे घाव छोड़ दिए। खैर, फिर आया अगस्त 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी को एटम बॉम्ब से छलनी कर दिया, जिसके बाद जापान को वर्ल्ड वॉर II में सरेंडर करना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को जापानीज वाइस एडमिरल तीशोहारा और मेजर जनरल तमिनोरी साटो ने इन आइलैंड्स को लेफ्टिनेंट कर्नल नाथू सिंह के आगे सरेंडर कर दिया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर II खत्म हुआ और ये आइलैंड्स फॉर्मली ब्रिटिश इंडिया के पास वापस आ गए। जापानीज आर्मी ऑफिसर्स को वॉर क्रिमिनल्स के रूप में ट्रायल्स के लिए सिंगापुर भेजा गया। उन पर लगभग 27 केसेस इंपोज हुए जो 3 महीनों तक चलाए गए। इसमें से 17 को डेथ सेंटेंस और बाकी प्रिजनर्स के लिए 7 से 25 साल के डेथ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और इस तरह इन आइलैंड्स पर से जापान का एक्सप्लॉयटेटिव रूल फाइनली खत्म हुआ। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।